वर्ष 2023 विपक्ष के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। जिस तरीके से केंद्र में मौजूद मोदी सरकार की जड़ें हिलाने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन का गठजोड़ किया और जिस आधार पर गठजोड़ किया उस आधार पर लग यही रहा था कि आने वाले वक्त में जब चुनाव आएंगे तो ये गठबंधन ऐसा कमाल दिखाएगा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनकी चाणक्य नीति यहाँ पर धरी रह जाएगी। लेकिन होता है बिल्कुल विपरीत। जी हाँ, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की दिमागी नसें कमज़ोर होती जा रही हैं। एक तरफ जहां पर बेंगलोर और पटना में इकट्ठे होकर तमाम विपक्षी नेता एक गठबंधन बनाने का ऐलान करते हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पूर्वक सरकार चला रही है और ऐसे में पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वर्ष 2024 में एंट्री होती है, तमाम नेताओं के सुर बदलते नजर आते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की बातें हो रही थी, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें 28 दल शामिल थे, उसका संयोजक बनाने की भी बातचीत चल रही थी। 2 से 3 बार प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी पद को लेकर। आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार के ऊपर उठ रहे तमाम सवाल सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के तमाम कैबिनेट मंत्री जो बयान देते नजर आ रहे हैं कि एनडीए में उनके दरवाजे बंद नहीं है, तो अब नीतीश कुमार क्या एनडीए में फिर से एंट्री करने वाले हैं? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को अपना फेवरेट बताने वाली ममता बनर्जी भी अब सीट शेयरिंग के मामले पर अपने पैर पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लें तो विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच काफी तनातनी का माहौल देखने को मिला था। वहीं बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल लग रहा है। ऐसे इन तमाम सवालों ने जन्म ले लिया है जब मायावती, इसके साथ साथ अखिलेश यादव और ऐसे में अब ममता बनर्जी ने जो अपने सुर बदले हैं, उसके बाद लग यही रहा है कि आने वाले वक्त में ये इंडिया गठबंधन कहीं बिखराव की ओर तो नहीं चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। आज बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर। अमन जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो पूरा एक सियासी खेल जो है उसको पलट दिया है, उनका कहना है कि बंगाल में टीएमसी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी, तो क्या अब ये गठबंधन जो है ये खंड खंड हो जाएगा? देखिए, बहुत अपने आप में ये मामला ऐसा है जिसको मेरे ख्याल में कि पहले से ही आभास था सबको कि ये गठबंधन कोई बहुत लंबी छलांग नहीं लगाएगा। और देखिए, वास्तविकता यही है, क्योंकि मुझे 3-4 महीने पहले की बात याद है, मैं किसी के साथ में बैठा हुआ था, काफ़ी बड़े नाम थे, उन्होंने यही कहा था कि देखिए आगे आगे होता है क्या, ये तो आगाज़ मोहब्बत है, रोता है क्या। यानी कि उस समय भी अगर देखा जाए तो कई सारे लोग थे जो खफा हो रहे थे। केजरीवाल का आप देखें, इससे अलावा अगर चंद्रशेखर को आप देखें, और तमाम ऐसे लोग थे जो लगातार शुरुआत से ही खफा होने का प्रोसेस में कहीं ना कहीं आ गए थे। तो यही वो कह रहे थे कि ये गठबंधन की जो राह है या जो उसका रास्ता है कोई बहुत लंबा नहीं है। और देखिए, अब उसका जो उन्होंने बात कही थी, आप जो बात कर रहे थे, मुझे वही बात याद आ रही थी कि देखिए किस तरह से कोई चीज़ को बनाने की जब कवायद होती है तो अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अपने तमाम हित छोड़ने पड़ते हैं, अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप कोई चीज़ को मुकम्मल कर पाते हो। यही हशर होना था इस गठबंधन का, क्योंकि सभी लोग थे वो अपनी जो उनकी ख्वाहिश थी उससे पीछे नहीं हट पा रहे थे। चाहे ममता बनर्जी की आप बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की आप बात कर लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी की आप बात कर लीजिए, वो नेता हैं जो लगातार बयानबाजी करते रहे और एक समय ऐसा आया कि लगा कि आपस का जो इनका मतभेद है ये इस गठबंधन को ले डूबेगा। और आज उसकी शुरुआत ऑफिशियल तौर पर मुझे लगा हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी को पहले जो वो 2 सीट देने की बात भी कर रहे थे दिनेश जी, अब उन्होंने कहा है कि नहीं, ये 2 भी नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि जो पूरे का पूरा मसला है वो यहाँ बिगड़ गया है। इसके अलावा अगर आप देखें ज़रा, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का क्या है रुख, समझ ही नहीं आ रहा है। तो लगातार जो आपस में रस्साकशी का जो दौर है दिनेश जी, वो देखने को मिल रहा है। और अब जबकि ममता बनर्जी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम
जो है पूरी सीटों पर लड़ेंगे तो फिर गठबंधन का महत्व क्या रह गया। अखिलेश यादव ने लखनऊ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो जब अपनी कह सकते हैं कि अपनी ढपली अपना राग है, तो दिनेश जी आप कैसे मान सकते हैं कि ये गठबंधन की राह बहुत लंबी है या गठबंधन बहुत मिलकर कोई बड़ा करने वाला है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि गठबंधन जो है अब बहुत दिन तक टिक पाएगा। बहुत दिन तक इस गठबंधन की मुझे लगता है कि जो गांठें हैं वो बंदी रहेंगी, क्योंकि लगातार एक एक करके जो है गांठें खुल रही हैं। इसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी, अभी कितने कितने नाम और आएंगे देखना होगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी ऐसा रुख दिखा नहीं रहे हैं कि वो भी गठबंधन में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा हुआ था वो कहीं भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दिनेश जी मानकर आप ये चलिए कि 2024 तक आते आते कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेली खड़ी हुई दिखाई दे, और मुझे लगता है काफी हद तक ये चीज सही साबित हो सकती है। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के द्वारा की गई, तो अमन जी जिस आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम नेताओं का समर्थन मांगा गया, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों ने यह कहा कि हमारा समर्थन साथ में रहेगा। तो क्या अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी एक तरीके से विफल हो जाएगी? इस प्रयास को विफल करने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्षी दल ही आपस में कर रहे हैं कि जिस आधार पर जो ऐलान किए जा रहे हैं तमाम जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उसके माध्यम से राहुल गांधी का सपना क्या चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। देखिए दिनेश जी, अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल पहुंचने वाली है, और उनका स्वागत इस बात से होता है कि हम आपके साथ अब नहीं हैं, यानी कि अगर हैं भी तब भी साथ नहीं, क्योंकि 42 सीटों से हमें कोई समझौता नहीं करना है, हम वहां पर अपने बूते चुनाव लड़ेंगे। तो ये स्पष्ट संकेत है कि भले ही राहुल गांधी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसके ऊपर ये बात कहते हुए नजर आए कि एकता की बात करें, विपक्षी एकता की, और तमाम तरह की बातें इसको लेकर जो है सामने रखते हुए नजर आए, लेकिन इसका कोई मज़ा रह नहीं गया अगर उनकी लिहाज से देखा जाए, क्योंकि जब सब साथ हैं तभी तक खास हैं, लेकिन जब अपने अपने हिस्से की आप जो सोच बना के बैठे हो कि मेरे हिस्से अगर इतना है तो ये मेरे हिस्से का है, मैं आपको इसमें से 1% भी नहीं दूंगा, तो आप ये मानकर चलिए कि वो फिर आपसे सहमति नहीं है। ये तो ये हो गया कि जो मैंने ठाना था वही मैं करूंगा। अब मान लीजिए ममता बनर्जी अगर ये जो इंडी गठबंधन अगर इसमें शामिल नहीं होती तब भी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही होती, और अगर शामिल है तब भी 42 सीटों पर, तो इसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? तो ऐसे में जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसको खूब मजाक बनाने का मौका मिल गया है। लगातार वो जुमले उछाल रहे हैं, लगातार इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसी एकता है, ये कैसा गठबंधन है जहां पर कोई किसी की सुनी नहीं रहा है, सब अपने मन के राजा हैं, अपनी तरह से बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसा जिसका मन हो रहा है वो वैसा कर रहा है। तो कुल मिलाकर दिनेश जी अगर पूरी स्थिति पर हम देखें, विचार विमर्श करें, तो आपके हाथ में सिफर आता है, कुछ नहीं आता, क्योंकि महत्वपूर्ण 3-4 इसमें पार्टियां थी जो बड़े लेवल पे फर्क डाल सकती थी। नीतीश कुमार का हम कह सकते हैं, अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में रहे तो आप मान के चलिए बिहार में बीजेपी को फंसा सकते थे। यूपी में अगर बात करें, बसपा और सपा कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को यहाँ फंसा सकते थे। वहीं अगर कह सकते हैं कि पंजाब में अगर मिलकर चुनाव लड़ते, क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए दिनेश जी 8 सिटिंग एमपी है कांग्रेस पार्टी के, तो इतना हल्के में लेना मेरे ख्याल से उनको उचित नहीं है आम आदमी पार्टी को। तो ये जो बड़बोलापन है, जो हड़बड़ाहट है, कहीं ना कहीं ये इस गठबंधन की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ऐसा मुझे लग रहा है दिनेश जी, या पता नहीं आप भी मेरी बात से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन की जो गांठें हैं वो पूरी तरह खुल चुकी हैं, सब लोग आज़ाद हो गए हैं और सब लोग अपनी अपनी बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें राहुल गांधी का जो प्रभाव था या कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव था, अब मुझे लगता है कि वो समाप्ति की ओर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो झटका लगता हुआ नजर आ रहा है वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से विपक्षी दल है यहाँ पर देश की राजनीति में, और कहीं ना कहीं एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया गया था वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया गया था। लेकिन तमाम नेताओं के द्वारा अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, वो एक कहावत है, वो यहाँ पर साबित होती नजर आ रही है। और जिस आधार पर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को जो भुनाने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें आगामी वक्त में काम होती भी नजर आ सकती हैं। अमन जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।